हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। तो दोस्तों, हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में कुल हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। मानव शरीर में कुल हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, 500 से 700 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं आज का। रक्त के जमने का समय होता है। रक्त के जमने का समय होता है। इसका जो हम सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो होगा 2 का बी, 3 से 6 मिनट रक्त के जमने का समय होता है। दोस्तों, इसके बाद हम 3 क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। इसका सही जो ऑप्शन हम चूज करेंगे वो होगा 3 का ए, यकृत में प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। इसके बाद दोस्तों 4 क्वेश्चन है, आइसोमीट्रिक व्यायाम डॉट बढ़ाने में सहायक होता है। उसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा 4 का सी ऑप्शन होगा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के बाहर कौन सा चार्ज होता है। कोशिकाओं के बाहर कौन सा चार्ज होता है। इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों ए, धनात्मक कोशिकाओं के बाहर कौन सा चार्ज होता है। इसका सही ऑप्शन हम चूज करेंगे 5 का ए, धनात्मक होता है। 6 क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वें सैफ खेल में ऋचा मिश्रा तैराकी में कितने स्वर्ण पदक जीती थी। 9वें सैफ खेल में ऋचा मिश्रा ने तैराकी में कितने स्वर्ण पदक जीती थी। इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे डी, 7 पदक जीती थी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत करने में ऑस्ट्रेलिया के किस एथलीट का अविस्मरणीय योगदान रहा। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे 7 का सी होगा, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। रिचर्ड कुंबम का राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 8 क्वेश्चन कह रहा है कि रथ तथा घुड़दौड़ इस उत्सव की मुख्य विशेषता थी। रथ तथा घुड़दौड़ इस उत्सव की मुख्य विशेषता थी। ये संबंधित है किस खेल से दोस्तों, तो ये पीथियन खेल से संबंधित है। 8 का ऑप्शन ए चूज कर लेंगे। थोड़ा इसका हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या इसका क्या कह रहा है दोस्तों, इसका व्याख्या है कि मौलिक रूप से यह संगीत उत्सव था। दोस्तों, ये जो पीथियन खेल है, मौलिक रूप से यह संगीत उत्सव था। ओलंपिक
खेलों के बीच तीसरे वर्ष में, दोस्तों ओलंपिक खेलों के बीच तीसरे वर्ष में यह उत्सव डेल्फी के मैदान पर मनाया जाता था। यह उत्सव अपोलो देवता को श्रद्धांजलि देने के फलस्वरूप खेले जाते थे। तो इसमें दोस्तों लगभग 3 क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं, जैसे कि मौलिक रूप से ये कौन सा उत्सव था, तो ये संगीत उत्सव था। ये कितने वर्ष में मनाया जाता था दोस्तों, ये तीसरे वर्ष में मनाया जाता था। ये कहाँ पर होता था, ये डेल्फी के मैदान पर मनाया जाता था। और ये किस देवता को इसमें श्रद्धांजलि दी जाती थी, तो अपोलो देवता को। तो इस प्रकार दोस्तों पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, किस ओलंपिक खेल का प्रथम बार आकाशवाणी पर प्रसारण किया गया। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे 9 का ए, 8वें ओलंपिक खेल का प्रथम बार आकाशवाणी पर प्रसारण किया गया था। दोस्तों इसका भी थोड़ा व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है दोस्तों, जो प्रथम बार यह दूसरा समय था। दोस्तों यह दूसरा समय था, किसके बारे में कह रहा है, ये पेरिस के बारे में कह रहा है कि यह दूसरी बार आयोजित हुआ था। जो पहली बार आयोजित हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, और सेकंड बार जब ये आयोजित हुआ तो इसी के बारे में कह रहा है कि जब ये पेरिस फ्रांस में 1924 ईस्वी में सेकंड बार हुआ था। ये कह रहा है कि जब पेरिस को ओलंपिक खेलों की मेज़बानी सौंपी गई थी। जब पेरिस को ओलंपिक खेलों की मेज़बानी सौंपी गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस ओलंपिक खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक स्वर्ण पदक फिनलैंड के पावनुर्मी ने प्राप्त किया था। व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक स्वर्ण पदक फिनलैंड के पावनुर्मी ने प्राप्त किया था। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया कि फिनलैंड के पावनुर्मी ने किसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो वह 8वें ओलंपिक खेल में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोबी किस ओलंपिक का शुभंकर था। कोबी किस ओलंपिक का शुभंकर था, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ऑप्शन इसका है 10 का बी, बार्सिलोना ओलंपिक 1992 का शुभंकर कोबी था। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है इस प्रकार के व्यक्ति का कद प्रायः छोटा एवं मजबूत होता है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इस प्रकार के व्यक्ति का कद प्रायः छोटा एवं मजबूत होता है, चेहरा गोल होता है और शरीर मोटा होता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार, बहिर्मुखी और विनोदप्रिय और आराम वाले होते हैं। दोस्तों ये किसको, इस प्रकार की कद काया किसको परिलक्षित करता है, तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे डी, ये पिकनिक प्रकार के व्यक्ति के बारे में बता रहा है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी रहे हो या फिर अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल थी। इसके बारे में थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या में क्या कह रहा है, व्याख्या में कह रहा है कि उत्तर काशी में जन्मे
बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थीं। बछेंद्री पाल के इसी कार्य के लिए 1984 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो। यह कथन किसका है दोस्तों? यह जो कथन है 13 का ऑप्शन हम बी सेलेक्ट कर लेते हैं। 13 का ऑप्शन बी क्या है? वाल्ट मोर तथा स्लिंगर का। वाल्ट मोर तथा स्लिंगर का ये कथन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि है। गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि है तो 14 का जो सही ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों बी अभ्यास। अभ्यास है। इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या क्या कह रहा है दोस्तों? व्याख्या कह रहा है कि गामक कौशल या मोटर स्किल सीखने की उत्तम विधि नियमित अभ्यास है। इसके अंतर्गत तैरना, दौड़ना, साइकिलिंग करना आदि सम्मिलित है। इसमें अभ्यास द्वारा सुधार तथा परिपक्वता आती है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है। लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे बी विस्फोटक ताकत का प्रयोग होता है। 15 का ऑप्शन बी चूज कर लेंगे। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इसका। ये कह रहा है कि समानता लंबी कूद में विस्फोटक ताकत एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का प्रयोग होता है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लोविन, पेंटोथेनिक अम्ल। दूसरी तरफ हाइपर कैरोटोसिस, पैरेनिके कार्स्कोप सिंड्रोम, एरिबोफ्लोविन, पैरिस्थेसिया। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों होगा 16 का डी। 16 ऑप्शन का डी होगा। ए का 4 रेटिनॉल, पैरिस्थेसिया, टी का 2 थायमीन, एरिनिके कार्सकोफ सिंड्रोम और सी का 3 हो गया राइबोफ्लोविन, एरोबोफ्लोविनास और डी का पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक जो अम्ल होगा बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। ये होगा हाइपर कैरोटोसिस। तो इस प्रकार 16 का ऑप्शन डी चूज कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा देख लेते हैं कि दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। दर्शन शास्त्री जिसे आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे वो कौन है दोस्तों? तो 17 का जो होगा ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेंगे सुकरात। सुकरात को दर्शन शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, प्लेटो को दर्शन शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बारे में व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है कि प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। ये सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन आदि इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं दोस्तों कि पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है। पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है। इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे वो होगा चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट पिरामिड टूर्नामेंट से संबंधित होता है।
देखते हैं, इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में दोस्तों कह रहा है कि पिरामिड टूर्नामेंट एक प्रकार का चैलेंज टूर्नामेंट है जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग लेते हैं। इसका प्रारूप इस प्रकार होता है, इसमें कोई भी खिलाड़ी क्षैतिज आधार पर किसी भी अन्य खिलाड़ी को चुनौती दे सकता है तथा जीतने वाला खिलाड़ी के ऊपर पंक्ति में किसी भी खिलाड़ी को चुनौती देने के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है। तो इसका जो होगा, ये देखो चित्र होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये बेहोशी के दवा के रूप में वर्गीकृत है। ये बेहोशी के दवा के रूप में वर्गीकृत है। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन चूज करेंगे हम होगा ऑप्शन ए, कोटामाइन। कोटामाइन होगा दोस्तों। देख लेते हैं व्याख्या। इसमें कह रहा है कि यह विघटनशील बेहोशी की दवा के रूप में वर्गीकृत है। इसके दुरुपयोग से ब्लड प्रेशर एवं हृदय धड़कन वृद्धि, उल्टी, अवसाद, श्वसन संबंधी जानलेवा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये कह रहा है कि ईओजी इलेक्ट्रोकुलोग्राफी से संबंधित अंग है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित अंग है? 19 का जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो सही है डी, आँख से संबंधित ये होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां। इसमें दोस्तों कह रहा है कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, ये किसमें पाई जाती है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन हम चूज करेंगे सी दोस्तों, सेब में आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। 21वां क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से जीवाणु जनित रोग है। इनमें से जीवाणु जनित रोग है। तो 21 का हो जाएगा टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरियो, क्षय आदि। तो ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि रेबीज, चेचक, छोटी माता, हाइड्रोफोबिया, पोलियो, एड्स, गलसुआ ये विषाणु जनित रोग होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम मलेरिया, पेचिस, पायरिया, काला ज्वार, निद्रा रोग, ये प्रोटोजोआ से होता है। क्रिम्सन वार्म, फाइलेरिया, टीनियसिस, एस्कोरियस ये क्रिम्सन वार्म रोग से संबंधित होता है। इस प्रकार दोस्तों हम आ जाते हैं 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव रक्त की सैन्यता का कारण है। मानव रक्त की सैन्यता का क्या कारण होता है? तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन है इसमें। इसमें दिया है मानव रक्त की सैन्यता का कारण है, तो इसमें जो होगा रक्त में प्रोटीन। दोस्तों रक्त में प्रोटीन मानव के रक्त की सैन्यता का कारण होता है।
इसके बाद दोस्तों देखते हैं 23वां क्वेश्चन। सीट एंड रीच द्वारा क्या मापन होती है? सीट एंड रीच द्वारा क्या मापन होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन चूज करना है तो वो क्या होगा दोस्तों? इसमें दिया है मांसपेशी से लचीलापन, तो इसका सीट एंड रीच द्वारा दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीट एंड रीच द्वारा किसका मापन होता है? तो दोस्तों सीट एंड रीच द्वारा 23 का ऑप्शन हम जो सेलेक्ट करेंगे, सी, लचीलेपन का मापन किया जाता है दोस्तों सीट एंड रीच द्वारा। इस प्रकार दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? हमारे शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे हमारे शरीर में दोस्तों 23 का ऑप्शन 24 का ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। इसका थोड़ा व्याख्या दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशी, वॉलंटरी मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशी इनवॉलंटरी मसल्स और हृदय मांसपेशी कार्डियक मसल्स। तो ये 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है और परीक्षा में इसका नाम भी पूछता है, तो ठीक से पढ़ लेना दोस्तों। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है कि प्रक्रिया का नियम किन खेलों में लागू होता है? प्रक्रिया का नियम किन खेलों में लागू होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा, प्रक्रिया का जो नियम होता है ये उपयुक्त सभी में लागू होता है। देख लेते हैं हम इसका जो व्याख्या है दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि लॉ ऑफ रिएक्शन, इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान विपरीत बल लगाती है। जैसे दोस्तों एक तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी के पीछे की ओर धकेलता है, यह एक क्रिया है। पानी तैराक को आगे की ओर उतनी ही शक्ति से धक्का देता है, यह प्रतिक्रिया है। तो इस प्रकार प्रतिक्रिया के अन्य खेलों में भी प्रयोग होता है। 26वां दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण शरीर अथवा इसके किसी अंग द्वारा बल लगाने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। ये कथन है दोस्तों, ये कथन किसका है? तो 26 का जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो दोस्तों ए होगा, बैरो तथा मग्गी का ये कथन है। 27 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि गति को विकसित करने की एक विधि त्वरण दौड़ है, दूसरी गति क्या होता है दोस्तों? तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा पेस दौड़ होता है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन दोस्तों देखते क्या कह रहा है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि समन्वय व तालमेल संबंधी युक्ताओं के प्रकार है। समन्वय व तालमेल संबंधी युक्ताओं के प्रकार हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हम चूज करेंगे सी, 7 प्रकार से संबंधित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन कि अग्रबाहु की 2 संधित अस्थियां कहलाती हैं। अग्रबाहु को 2 संधित अस्थियां कहलाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो होगा रेडियो अल्ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि अग्रबाहु अथवा कलाई की अस्थियां रेडियस एवं अल्ना है। टिबिया फेबुला अस्थियां टांगों की अस्थियां हैं। ब्रेटवा रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। एटलस की
हड्डी पर खोपड़ी टिकी रहती है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का ऑप्शन जो सही होगा बी, सन 1969 ईस्वी में 1969 में आरंभ हुई थी। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।